नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में आज नए स्पीकर ने शपथ लिया अपना, प्रेम कुमार ने। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रेम कुमार का विरोध आरजेडी क्यों नहीं कर रही है। आरजेडी ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिर में क्या चीज़ें हैं और किस वजह से आरजेडी विरोध नहीं कर रही है। लेकिन इससे ज़्यादा इस बात की भी चर्चा है कि राबड़ी आवास पर जहां एक और विवाद पहले से ही चल रहा है, लालू यादव के एक बंगले, एक आवास पर नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी कुछ तो उस पर विस्फोट करना चाह रही है, कुछ खुलासा करना चाह रही है। वो क्या विवाद है उसको समझेंगे। साथ ही समझेंगे सदाकत आश्रम में कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस की इस बैठक में बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। बात होगी हार पे, बात होगी गठबंधन पे, बात होगी आरजेडी पर भी। तो क्या निर्णय लेने वाली है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव तक था, यानी नाराजगी तो है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर हैं। सर, पहला सवाल मेरा जो है वो प्रेम कुमार से रिलेटेड है, क्योंकि वो अभी फिलहाल सबसे नई खबर है। प्रेम कुमार का विरोध आरजेडी क्यों नहीं कर रही है? विपक्ष है, क्या उसको प्रेम कुमार सही लग रहे हैं एज ए स्पीकर? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात व्यवहारिक पहलू ये है कि प्रेम कुमार का विरोध आरजेडी करके हासिल भी क्या कर पाएगी। उसके पास नंबर्स नहीं है। कोई अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी होती कि नंबर्स होता और टकराहट हो सकती तो आरजेडी जरूर प्रयास करती, लेकिन आरजेडी को मालूम है कि उसके पास जो संख्या है वो 35-40 से ज़्यादा तो है नहीं। आप जरा सोचिए, 25 आरजेडी के हैं, 6 कांग्रेस के हैं, 31 हो गए। हम मान लेते हैं एआईएम भी विरोध कर दिया तो 37 हो गए, और उसके बाद एक आईपी गुप्ता तो 38 हो गए। उसके बाद नंबर कहाँ जाता है? उसके बाद देखिए नंबर की संख्या तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी इस तरह का मौका क्यों लाना चाहेगी जिससे कई फ्रंट पर उसकी हार हो। तो इसलिए बेहतर समझा जाता है कि भाई हारना तय है और वो भी करारी हार होगी, तो हम इस तरह की लड़ाई क्यों लड़ें कि अभी चुनाव में हारे फिर पता चला स्पीकर बनाने में भी हार रहे हैं। तो इस तरह की हार आरजेडी को मंजूर नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रेम कुमार 1990 से जितना शुरू किए हैं और अभी तक हारे नहीं हैं। ये बात आप जान लीजिए। अति पिछड़े समाज से आते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अच्छी खासी उनकी उम्र हो चुकी है। इस बार चर्चा थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका टिकट पार्टी रोक नहीं पाई। उन पे उम्र का भी असर है, पर पार्टी वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, क्योंकि पार्टी को, बीजेपी को लगा कि अगर प्रेम कुमार का टिकट काटा जाएगा तो अति पिछड़े में ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अति पिछड़े के बड़े नेता के तौर पर प्रेम कुमार बीजेपी में गिने जाते हैं। अब जरा सोचिए, अति पिछड़े का विरोध आरजेडी क्यों करना चाहेगी? क्या आरजेडी एंटी अति पिछड़ा दिखना चाहेगी? एक अति पिछड़ा का जो एस्टैब्लिश चेहरा है उसके खिलाफ आरजेडी क्यों दिखना चाहेगी? इसलिए ये आरजेडी की रणनीति है कि भाई अब क्या विरोध करना है। आरजेडी अभी कोशिश करेगी कुछ दिन की वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आए, और इसीलिए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन दिखने के लिए आपने देखा कि तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को आसन पर बैठाने गए। एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव, और प्रेम कुमार को आसन पर बिठाने जा रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि आपके चुनाव में हमारा भी समर्थन है। इसमें दो मैसेज देने की साफ कोशिश है। एक तो ये कि हम किसी अति पिछड़े का विरोधी नहीं है, और दूसरा ये कि हमारा अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होगा। लेकिन उस सबसे बड़ी वजह ये है कि तेजस्वी यादव भली बात ही समझ रहे हैं कि हमारे पास रिक्विजिट नंबर्स तो है नहीं, हम किस आधार पर उनका विरोध कर लेंगे और कैसे कर लेंगे, और विरोध करके भी तो हम एक्सपोज होंगे, हमें हासिल क्या होगा? स्पीकर तो वही बनेगा जिसको एनडीए सपोर्ट करेगा। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का परिचय देते हुए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव किया है। उनकी पार्टी ने बेहतर फैसला किया है और ये जताने का प्रयास किया है कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रोल में होंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव होंगे। दूसरा सवाल जो है ये बड़ा सवाल है कि लालू यादव के एक और बंगले में भी राबड़ी आवाज से मुक्ति पाए नहीं थे, और लालू यादव के नए बंगले को खोज लिया गया है, घोटाले की बात हो रही है और कुछ तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। जरा इसको विस्तार से बताइए कि ये सब क्या चल रहा है। देखिए, महुआ बाग में ये
कथित महल है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा है। बीजेपी ने अपने एक सैंडल पे उस बड़े आलीशान बंगलों का वो भी लगा दिया, पिक्चर भी लगा दिया और बड़ी चर्चा हो रही और धमकी भी दे दिया कि ईडी से जब्ती कराई जाएगी। बड़ा अच्छा इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लालू के समाजवाद का मतलब लूट खसोट से संपन्न परिवार है और ईडी से जब्त होने की चेतावनी भी दे दी है। अब आपको मालूम होगा कि ये जो कथित आलीशान हवेली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद अक्सर जाते हैं, कहा जाता है उसको देखने जाते हैं और परखने जाते हैं, समझने जाते हैं, और ये जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है इसको लेकर के नीरज कुमार ने भी कहा कि भाई नौकरी के बदले जमीन घोटाले की चर्चा करते हुए नीरज कुमार ने क्या कहा कि लूट खसोट की संपत्ति को ईडी जब्त भी कर सकता है। ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर लालू प्रसाद का घर हो और वो चर्चा में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये उनका कथित घर बताया जा रहा है और ये महुआ बाग में है। अब सवाल उठता है कि देखिए कहां पर लालू प्रसाद नीतीश कुमार से पिछड़ जाते हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। देखिए एक नीतीश कुमार हैं जो इस चुनाव में आते हैं और कहते क्या हैं, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। और जैसे ही उनका ये स्टेटमेंट निकलता है, वो बोलते हैं, उसके बाद जान लीजिए जनता का सेंटिमेंट इस कदर उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, मुड़ जाता है कि हाँ इस बात में तो दम है। नीतीश कुमार का कोई घर नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार का एक घर कल्याण बीघा में भी है। मैं आपको बता सकता हूँ, लोकसभा चुनाव के दरमियान गया था, एक बड़ा छोटा सा घर था और आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ थे, हम लोग वहां पर गए थे और एक छोटा सा बगीचा है जो नीतीश कुमार की जमीन है, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी, दिवंगत पत्नी, पिता, माता, सबका स्टैचू बनाया हुआ है, बगीचा है और वो एक यादगार के रूप में उन्होंने बनाया है। आप घर देखेंगे तो एक छोटा सा घर नजर आता है। ये बात और है कि उस गांव में सब सारी सुविधा है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बढ़िया सड़क है, सब कुछ है, लेकिन आपने उनका घर देखा जो पैतृक निवास है। अब बख्तियारपुर का भी घर है तो ऐसा कुछ घर है नहीं। सवाल यहीं से उठता है कि एक नेता जब अपनी ईमानदारी की बात करता है तो जनता विश्वास करती है और दूसरे नेता को लेकर के इस तरह का आरोप विपक्ष लगाता है कि आपके घर को ईडी जब्त कर सकता है। जरा आप समझिए। और उसमें एक विपक्ष का प्रवक्ता ये कहता है कि भाई नौकरी के बदले आपने जमीन ली है ना, और उसी के आधार पर आपने संपत्ति लूटी है, आपकी वो हड़पी जाएगी। बात यहीं पर नहीं थमती है, ये भी बताया जाता है कि अरे भाई आपने कई जगह पर अपना जमीन बनाया है और वो जमीन जो है दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, पटना में है और 6 करोड़ से ऊपर की जमीन और मकान को जब्त भी किया जा चुका है 2023 में। तो जरा सोचिए ये सारे आरोप किस पे लग रहे हैं, लालू प्रसाद पे लग रहे हैं और किस तरीके से इस बंगलों को दिखा करके लालू प्रसाद पर निशाना साधा जाता है। कहा यह जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार को हटाया जाएगा तो वो लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड नहीं जाने वाला है। वो लालू प्रसाद जो खुद हैं वो जाएंगे महुआ बाग के महल में। लालू प्रसाद हार्डिंग रोड में नहीं जाएंगे, ऐसी चर्चा है। सच्चाई क्या है वो तो लालू प्रसाद जी जाने या उनके परिवार के लोग जानते होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई जो बंगलो उनको हार्डिंग रोड में दी जा रही है, अगर 10 सर्कुलर रोड खाली कराया जाता है तो उस बंगले में ये नहीं जाएंगे, ये इसी नवनिर्मित मकान में जाएंगे, निर्माणाधीन मकान में जाएंगे, जिसका फोटो बीजेपी ने लगा करके अपने एक्स हैंडल से आक्रमण किया है, नीरज कुमार ने आक्रमण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मकान चर्चा में क्यों। अब ये विपक्ष कई बार बोलता भी है, आरजेडी वगैरह, कि इस तरीके की चीज़ें बीजेपी इसलिए कर रही है कि वो हथियार बना रही, बार बार परेशान करने का। कई लोग तो जब चुनाव हारे थे तो कुछ लोग तो इस तरह का तक कह दिए थे कि एक ब्लैकमेलिंग की गई ताकि तेजस्वी यादव शांत रहें, चुनाव हार जाएं, कम से कम अपनी आप को बचा लें। कुछ लोग ऐसा भी चर्चा कर रहे थे। इन सब चीज़ों में कुछ दम लगता है? देखिए, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर वो जीत रहे होते तो बहुत तरह की बात होती, हार रहे होते तो बहुत तरह की बात होती।
देखिए, बहुत तरह की बातें अनऑफिशियल होती हैं, बहुत लोग अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बातें गॉसिप लेवल पे होती हाँ हैं। हाँ वही। मुझे लगता है ठीक है, हम लोग बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जब तक हमारे पास इस तरह का प्रमाण ना हो। जाहिर सी बात है। एनालिसिस के तौर पर हम बहुत तरह की बात कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इनका कि कोई एनालिसिस नहीं होता, वो बिना सिर पैर की बातें होती हैं कि पीछे डील हो गया तो ईडी में ये हो गया। इस तरह की बातें होती हैं जो कि हमें करना नहीं चाहिए। अगर हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हमारे पास उस तरह का कोई कंक्रीट प्रूफ है नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव का किसी से डील हो गया? हम किस तरह की बात कर सकते हैं? और उसका ऐसा आधार हमारे पास क्या है, क्या दिख रहा है? क्या तेजस्वी यादव बरी हो गए हैं? क्या लालू प्रसाद पे कोई केस नहीं है? अगर इस तरह की कोई बात हो तो आदमी कर सकता है, अदरवाइज कोई कैसे करेगा? क्या प्रोसिक्यूशन उनको अपोज नहीं कर रहा है कोर्ट में? क्या सीबीआई ने केस ढीला कर दिया? ये सारी बातें जब तक इसका कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं हो, एक जिम्मेदार नेता के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। हाँ, राजनीतिक बातें हो सकती हैं कि क्या इंटरेस्ट है, क्यों लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है, कहा जाता है भले ही पॉलिटिकली एक दूसरे का विरोध करें, अंदर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये सच है। इसके कई आधार हैं और इसका मैं खुद भी मैंने भी नीतीश जी से कभी बात की है किसी जमाने में, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मतलब क्या है। नीतीश कुमार की लाइकिंग रामविलास, दिवंगत नेता रामविलास पासवान के लिए क्या थी, लालू प्रसाद के लिए क्या रही है, अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह, जिनकी बेटी श्रेयसी सिंह है, उनको लेकर के नीतीश कुमार की सोच क्या थी, इस चीज को मैं जानता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप निजी तौर पर कुछ कहने जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग अपनी सीमाओं को पार करते हैं और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। फिलहाल सीधा सा बात यह है कि जेडीयू उनको घेर रही है, कह रही है लूट का माल थमता नहीं है, संभल करके लालू जी। बीजेपी ने जोरदार घेरा है, इसलिए हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम लोग कोई उनको एक्यूज कर नहीं रहे। और एक चर्चा, जो बड़ी चर्चा निकल करके ये आ रही है कि वो जो 39 हार्डिंग रोड में इनको घर दिया जा रहा है, उसमें ये लोग नहीं जाएंगे। 10 सर्कुलर रोड अगर छूटता है, हटता है, छोड़ते हैं, किसी वजह से हटना पड़ता है, तो ये फिर अपने ही बंगलों में जाएंगे, वहीं पर रहें। ठीक। अब तेजस्वी यादव के सहयोगी, आरजेडी सहयोगी कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन जो है वो चुनाव तक ही था, तो संदेश भी तो इसका खराब जाता है कि आप चुनाव के फायदे के लिए आप गठबंधन किए, अब मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, बड़े स्तर की मीटिंग है। क्या वाकई में लगता है कि हमें लगता है, देखिए आपको एक बात बताएं अंकित, हमें लगता है कि दोनों पार्टी के लिए ठीक है, इनको अलग अलग ही लड़ना चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है, मैं कोई ना तो आरजेडी का कुछ हूँ, ना मैं कोई कांग्रेस का कुछ हूँ, पर अगर आप बतौर जर्नलिस्ट आप मेरा ओपिनियन मांगेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक डिसीजन है। पर मुझे शक है कि कांग्रेस ऐसा लंबे समय तक कर भी पाएगी क्या? कांग्रेस में ऐसा कोई नेता दिखता भी नहीं है जो अपने दम पर सड़क पर पसीना बहाए और कहे कि हम जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। और अगर कोई नेता ऐसा प्रयास करता भी है तो कांग्रेस में ही ऐसे कई नेता हैं जो उनको ऐसा करने नहीं देंगे। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे ना, उनको बीच में ही रुकवा दिया गया है। भाई क्यों, तो आरजेडी नाराज हो जाएगी। अल्लाह वरू ऐसा प्रयास कर रहे थे ना, बाद में उनको ऐसे घेर दिया गया। अब तो बहुत तरह का आरोप लग गया, उन्होंने टिकट चोर, पता नहीं क्या क्या बात उन पर आरोप लगाया। और लगाने वाले हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, लगाने वाले उनकी पार्टी के ही लोग हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पार्टी अपने दम पर, अपने पैर पर खड़े होने के लिए तैयार है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखेंगे जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा, सब लोग फिर से मिल जाएंगे और कहेंगे कम्युनलिज्म को हराने के लिए देश में जो है संविधान खतरे में है, इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं और जरूरत है कि बीजेपी को हराया जाए। और फिर पता चलेगा ऊपर नेता मिल गए, जमीन पर कार्यकर्ता मिल नहीं पाए। बात समझ रहे हैं? तो अब अगर इस तरह की स्थिति जब बनती है तो उसमें कोई क्या करेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर वाकई कांग्रेस सीरियस है तो मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है।
क्योंकि कभी आरजेडी और कांग्रेस का जो जनाधार रहा है और आरजेडी का जो जनाधार रहा है वो कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं। हाँ, मुस्लिम वोटों को लेकर के अगर दोनों पार्टी चिंतित है और लगता है कि नहीं दोनों को मिल जाना चाहिए तभी मुस्लिम वोट बटेगा नहीं और बीजेपी को हराया जा सकता है, तो अरे भाई इस चुनाव में तो एआईएमआईएम घुस करके आपका सबका खेल ही खराब कर दिया। आप तो सीमांचल में कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। इस तरीके से आपकी स्थिति हो गई कि आप 2020 से भी बुरी स्थिति में 2025 में आ गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अभी जो बात चल रही है उस पर एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब आरजेडी गठबंधन करती है तो मोस्टली गठबंधन इसलिए होते हैं कि एक वोट एक धड़ा हमारे साथ प्लस हो, लेकिन आरजेडी जब कांग्रेस से गठबंधन करती है तो हमेशा ये रहता है क्या उसको कि हमारा माइनस न हो, सिर्फ बचने के लिए करती है, क्योंकि वोट बैंक तो वही है, मुस्लिम वोट बैंक या दलित वोट बैंक, जिस पे आरजेडी भी कोशिश करती है कि हमारे पास आ जाए। ऐड क्या करती है कांग्रेस? देखिए अब कांग्रेस ऐड, तो कांग्रेस का अपना कोई आधार वोट बैंक नहीं है, ये सच बात है। अगर कांग्रेस लड़ेगी अलग तो अपना आधार वोट बैंक वापस पा सकती है। हाँ। ठीक है, जीरो से ही शुरू होगा लेकिन कुछ एड ऑन होगा। किसी समाज के लिए तो संघर्ष करती हुई दिखेगी कांग्रेस। ऐसे कांग्रेस जिसको भी अपना वोटर बताती है, आरजेडी कहती है वो तो हमारा वोटर है, कांग्रेस को लगा कि नहीं मुसलमान अब हमारी तरफ देख रहा है, आरजेडी कहती है कि नहीं बिहार में तो मुसलमान हमारा वोटर है। अब सवाल उठता है दलित में कोई वोटर कांग्रेस का है नहीं। अगर राम समाज को हम कह भी लें कि भाई ये जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वो भी बंटवारा होता है, कुछ लोग आरजेडी को वोट करते हैं, कुछ बसपा को वोट करते हैं और कुछ कांग्रेस को वोट करते हैं। इसके बाद ऐसी कौन सी जाति है जो कांग्रेस का आधार वोट बैंक रह गया? जैसे बीजेपी की तो कई जातियां हैं, आरजेडी की कुछ जातियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये उनका आधार वोट बैंक है। इवन चिराग पासवान का आधार वोट बैंक है, आईपी गुप्ता का आधार वोट बैंक है, ये बात आप जान लीजिए। फिर कांग्रेस का आधार वोट बैंक है, वही ये सवाल उठता है ना। और इसीलिए कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज दिखाई पड़ती है, पर जरूरत है एक बड़े फैसले लेने की। देखना होगा कांग्रेस ऐसा कर पाती है या बिल्कुल। तो फिलहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक के बाद ये चीज़ें संदेश एक तरीके से भेजा भी गया कि ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं है बल्कि नुकसान हुआ है फ्रेंडली फाइट्स की वजह से। और अब पटना में भी ये बैठक होने वाली, इस बैठक के बाद आगे क्या संदेश जाता है, क्या कांग्रेस इतनी हिम्मत अपने अंदर ला पाती है, और बड़ी बात यह है कि चुनाव तक उसको जारी रख पाती है उस हिम्मत को, ये भी एक बड़ी बात है। तो क्या बदलाव होता है ये देखना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।